एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी। मुकम्मल तौर पर बताया गया कि 274 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तो जवाब दिया एक दफ़ा फिर मौसर तरीके से। क्या समझते हैं, सिचुएशन अब संभलती हुई नज़र आ रही है? क्या अब समझते हैं कि अफगान रजीम जो है इससे कोई सबक हासिल करेगी? मेरे ज़ाती ख्याल में अभी थोड़ी सी पिटाई और ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने हरकत की, फिर बीच में कुछ ममालिक आ गए। मेरी ज़ाती राय में मैं नाम नहीं लूँगा, हमें तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको हमें ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू इनको पैसा भी मिल रहा है और इनको सपोर्ट भी मिल रही है अफगान तालिबान को। तो आई थिंक हमें अपना ऑब्जेक्टिव जहन में रख के कि जब तक अफगान खुद बराह रास्त ना कहें कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम अच्छे नेबर की तरह रहना चाहते हैं, हमें इनकी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम इनको टाइम देंगे, अब जहन देखिए कि अभी क्या हुआ है कि ये नेक्सस आपको तो खुलकर सामने आ गया है। इंडिया, इजराइल, दो सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क, और तीसरा इनका सबसे बड़ी प्रॉक्सी, जिसको जनरल शरीफ ने भी कहा, सामने आ गए हैं। हम जितना इनको टाइम देंगे उतना इनकी काबिलियत वो बढ़ाते रहेंगे। अभी क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ऊपर आ गए हैं। कल को इनको, अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो 12 इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किए थे बलूचिस्तान में, BLA ने एक टेररिस्ट के जिस्म के ऊपर, मैं काउंट कर रहा था जो गैजेट लगे हुए थे, वो 3.6 मिलियन पाकिस्तानी, 36 लाख के वो पहने हुए थे। ये कहां से मिल रहे हैं इसको? तो मेरे नजदीक जब तक ये बिल्कुल वाकई नेक नियति से हमारे आगे हाथ नहीं जोड़ते कि हम अच्छे हमसाए बन के रहना चाहते हैं, हमें इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए और हमें अपने जो दोस्त हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इनसे सारी दुनिया तंग है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक तो ये कि इनको अभी मजीद पिटाई की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया की तरह इनकी भी दब्बरकुट की ज़रूरत है। जब तक इनको दब्बरकुट नहीं लगेगी ये ठीक नहीं होगा। आपका फेवरेट जुमला। हाँ जी। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि जनरल साहब का आपने जिक्र किया DGISPR का, उन्होंने तो कहा कि मास्टर प्रॉक्सी है ये जो तालिबान, अफगान तालिबान रजीम है। और फिर देखें, उन्होंने भी जिक्र किया जब यूनाइटेड नेशन खुद ये कह चुकी है कि 21 से ज़ायद वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप ऐसे हैं, ऐसी प्रॉक्सीज हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो सर आप, ये चीज़ें तो सारी दुनिया के सामने आया हैं, लेकिन आप इस सारे मामले में अपनी पाक एयरफोर्स जो है, हमारे शाहीन, उनका किरदार किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से चुन चुन के वो ठिकानों पे बमबारी कर रहे हैं? और देखें आप कि किसी भी सिविलियन जगह पे पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं वहाँ पे अटैक किए गए, फौजी ठिकानों पे अटैक किए गए। इस सूरत हाल में सर आप एयरफोर्स की कारकर्दगी और प्लानिंग को किस तरह से देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की कारकर्दगी के ऊपर मैं तो चूंकि एयरफोर्स में रहा हूं, लेकिन पूरी कौम को हमेशा से एतमाद रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे जनरल शरीफ ने कहा, हमारी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड है। वो जिस कमरे में बैठे हुए जिस कुर्सी को हिट करना चाहें उसी कुर्सी को हिट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें ये बड़े ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। और पाक फिजाइया की कारकर्दगी देखें, जहां पे जमीन पे हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इनका कलाकमा कर रहे हैं, इतनी पोस्टें तबाह कर दी हैं, वहीं पे इनको जो कंप्लीट एयर प्रोटेक्शन है वो एयरफोर्स दे रही है। और फिर एयरफोर्स आपने देखा कि कितनी जगहों पे, जैसे जनरल शरीफ ने कहा कि वो जो फायरवर्क्स हुए थे काबुल में, वो तो सारी दुनिया ने देखे। तो जिसको कहते हैं कि डीप जाके जो उनके रूट्स हैं, बेसिस हैं, जहां से सारी प्लानिंग हो रही है, हेडक्वार्टर्स हैं, उनको तबाह करना ये बहुत जरूरी है। और एयरफोर्स इसको इंतहाई एक्यूरेसी के साथ करती है कि ये वही बात है कि एक जो है कहीं से पाइप लीक हो जाए उसको तो रोकें, लेकिन जहां से पानी पीछे से आ रहा है उसको रोकना बंद करना, ये काम पाक फिजाइया कर रही है और इंतहाई जिसको कहते हैं एक्यूरेसी के साथ कर रही है। सर ये फरमाइएगा कि जो 18 पोस्टों पे पाकिस्तान ने वहां पे कब्जा किया, और क्योंकि उनके परचम पे कलमा तैयबा लिखा है, इसलिए उसको भी बड़े एहतराम के साथ उन्होंने संभाल के और फिर अपने परचम वहाँ पे लहराए हैं। इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तानी परचम जो है, सब्ज हिलाली परचम, वो 18 पोस्टों पे अब लहरा रहा है। तो इससे भी जो दुश्मन है और जो इंडिया या इसराइल जो पीछे बैठे ये कुछ करवा रहे हैं, तो उनके दिलों पे अंगारे तो लौटते होंगे।
اور سر ایڈ آن کر لیں, کچھ پوسٹوں پر تو سفید پرچم بھی لہرا دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی پھر یہ اس قسم کی صورتحال نہ بناتے کہ ان پر حملہ ہوتا. میں دونوں چیزوں کو اسی طرح کنیکٹ کروں گا جو زینب آپ نے کہی اور عمران صاحب نے کہی, کہ ایک تو یہ ابھی نندن کا دن تھا تو ان کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے, وہ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جو جس طرح سے انہوں نے ان کو یہاں پہ اس سائڈ پہ مغربی سرحد پہ مار پڑی ہے, اس سے ان کو بھی پتہ چل گیا. اور وہ پرچم اتارنے والی بات اتنی خوبصورت ہے کہ احترام پرچم کا, کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. آپ یقین کیجئے یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہ لوگ مسجدوں میں کیا کیا, باجوڑ میں انہوں نے مسجد کے اوپر بمباری کی, سوئسائڈ بامبنگ کہا کہ مسجد کے اندر جہاں قرآن پاک کے نسخے جو ہے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے, نمازی تھے, نماز پڑھ رہی تھی. یہ ہوتا ہے کردار کا فرق, اور یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے واقعی اندر سے مسلمان ہیں اور کون سے مسلمان نہیں ہیں. تو میں تو ان خارجیوں کو بالکل مسلمان نہیں مانتا. عمران صاحب, میں تو بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ یہی موقع ہے پاکستان اوپر واخان کی پٹی کو اگر وہ کسی طرح سے ڈسکنیکٹ کر دے تو ایک تو ہمارا سینٹرل ایشیا سے رابطہ بن جائے گا ڈائریکٹ تاجکستان کے ساتھ, اور دوسرے بہت بڑی حد تک ہمیں وہ جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے سینٹرل ایشیا کو افغانستان سے بند کرنے کی وجہ سے, وہ بھی کور ہو جائے گا. سر میرا مسٹ کنٹینیو. سر یقین کریں, میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ آپ واہان کا جو کوریڈور ہے اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, واخان کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ کبھی افغانستان کا حصہ نہیں تھا. یہ برٹش امپائر کے اور زار روس کا جو مملکت تھی اس کے بیچ میں ایک بفر زون بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں مشترکہ بارڈر نہیں چاہتے تھے, اور یہ کبھی افغانستان کا حصہ نہیں تھا. آپ کا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ رہ کون رہے ہیں, وہاں پہ واقعی قبیلے ہیں رہ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ایرانین ایتھنیسٹی کے ہیں, وہ اسماعیلی شیعہ ہیں اور مسلمان ہیں, اور باقی تھوڑے سے وہاں پہ کرغز رہ رہے ہیں. تو یہ ہارڈ کور افغان بلوچستان یہ جو پشتون ہیں یہ تو وہاں پہ بالکل نہیں رہ رہے. تو آئی تھنک اس کا مستقبل اگر مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی چیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں سر؟ افغان میڈیا بھی کنفرم کر بالکل آپ کی طرح مجھے بھی انتظار ہے اس خبر کا. یہ کہ ہیبت اللہ کی خبر تو رات سے آ رہی ہے اور انہی کے کسی ایک میڈیا سے آ رہی ہے, لیکن کنفرمیشن ابھی باقی ہے, اور اس کو آفیشیل میڈیا میں بھی چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کنفرمیشن باقی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ ان کے بہت سارے ان کے علاوہ ان کے جو ملٹری کمانڈرز تھے وہ جہاں جہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر, برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور بڑے ڈیپوز کو مارا گیا ہے, ان کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور لیکن یہ جیسے ہی فوگ آف وار جس کو کہتے ہیں 2-1 دن میں اتنے گی تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں بھی پتہ چلیں گی. اور اگر ایسا ہو تو میرے خیال میں افغانستان کا حل جو ہے وہ اس رجیم چینج کے بغیر نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اچھا سر